1 2 3 4 5। थोड़ा धीरे काउंट करो। अरे धीरे धीरे कुछ नहीं है, मैं काउंटिंग खत्म करूंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। ओके 6 7 8 9 10। ये रखा। अरे ब्रो, अरे ब्रो, मुझे जाने दो ना, मत मारो मुझे। एक कहावत है कि कौवे को दूध से कितना भी नहला दीजिए वो हंस नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही दुर्जन व्यक्ति को कितने भी संस्कार दे दें वो सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में। हम अक्सर जब भी दुनिया को देखते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया इतनी बदहाल क्यों है। कहीं लोग अपने ही दोस्तों को नौकरी से निकलवा रहे हैं, एक दूसरे के क्रिएटिव आइडियाज चुरा रहे हैं, यहां तक कि कुछ देश अपने आसपास के छोटे मोटे कमजोर देशों तक पर कब्जा कर रहे हैं। और सबका बस सिर्फ एक ही कारण है, सत्ता की लालच, वर्चस्व की भूख। और आज की हमारी कहानी में मुजरिमों ने लालच के ऐसे पायदान पार कर दिए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजिया थी, लिसन ना, मुझे ना ज्यादा ओवर द टॉप नहीं चाहिए, ग्लैमरस भी हो और गर्ल नेक्स्ट डोर भी, ऐसा कुछ मिक्स जैसा लुक। तुम आजकल के यंगस्टर सब कुछ इतना मुश्किल कैसे करते हो? ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मुझे मेरा काम करने दे। है दीदी तू है या मैं? अम्मी आप फिर से ढोल जमा रही हो। एक तो इसके अब्बू जाते जाते इसको ताना देना अच्छे से सिखा के गए। अम्मी आपको पता है ना, जो इस दुनिया से चले जाते उनके बारे में बुरा नहीं कहते। हाँ, ये किसने सिखाया? अरे मेरी मती मारी गई थी। आलिया चलो उठो, जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें संगीता के यहाँ छोड़ दूँ कि मुझे शूट पे जाना है। बाय काव्या ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स आलिया ब्रो। सुन काव्या, ध्यान से जाना, आजकल कोई भी प्रोड्यूसर बनके लड़की को फंसाने की कोशिश करता है। थैंक यू दी। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे साथ मेरी मैनेजर है डेजी, और वो ना इतनी तेज है कि ऐसे प्रोड्यूसर ना दिन में 100 बार बेचते। बाय द वे, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हो काव्य। वैसे काव्या साहब, डेजी चालाकियों से कुछ दूर रहती है। उसकी लाइफ का एक ही एजेंडा है, अपनी लाइफ में मस्त रहो और दूसरों की लाइफ भी एकदम मस्त बनाओ। हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वैसे जैसे मैंने आपकी स्क्रिप्ट और रिक्वायरमेंट पढ़ी, सबसे पहला ख्याल मुझे काव्या का है। मैंने काव्या को कॉल किया और उसे बताया कि ये उसके लिए उसका लॉन्चिंग रोल होगा। वैसे सर, अगर आप इसकी एक्टिंग देख लेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है 3 फिल्मों के लिए तो साइन कर ही लेंगे। हाँ, लग तो रहा है कि काव्या कमाल करके दिखाएगी। बेटा जरा अपना प्रोफाइल दिखाओ मुझे। अरे काव्या, सर को जरा अपना बेली डांस मूव दिखाना, मैं गाना चलाती हूँ तुम्हारे घर को। मैं बिना म्यूजिक के दिखा देती हूँ, एक सेकंड। देखा काव्या साहब, कहा था ना मैंने, काव्या सब कर लेती है। प्लीज आप उसका एक ऑडिशन ले लीजिए। ठीक है, सेकंड रूम टू लेफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेजी, ये मुझे ऑडिशन कब देगी? रिलैक्स हो जाइए काव्या साहब, ऑडिशन भी हो जाएगा, पहले स्क्रिप्ट तो दीजिए।
इतना हल्का? काबा साहब आप भी ना बहुत कंजूस हो गए, रहने दीजिए आप। अरे मैं मजाक कर रहा था कहीं से। वेट दूसरी स्क्रिप्ट देता हूं। ये होगी ना बात कब? कल रात 9 बजे आपके ऑफिस में। सीन नंबर 6। टोनी क्या कर रहा है तू? कितनी देर से तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन काहे को नहीं उठाया तूने? ब्रेक था, आलिया साथ थी। उसको पता है ना अपने बारे में, तो फिर क्यों इतना सोचती है? बताया पर पसंद नहीं है। वो तुम्हें अपने अब्बू को जगह कभी नहीं दे सकती। सुन, अपन ने डिसाइड किया ना शादी बनाने को, फिर कैसे चलेगा? तेरी बच्ची के लिए क्या अपन प्यार को सैक्रिफाइस कर दे? आलिया मेरी सब कुछ है, अगर वो रेडी नहीं है शादी नहीं करूंगी मैं। आई एम सॉरी। उसकी बच्ची को कुछ तो करना पड़ेगा। अंकल अंकल 10 कर दो ना, अंकल 10 कर दो। ए, भाग यहाँ से। जब देखो मांगते रहते हो। वैसे भैया इन भिखारियों का भी एक अलग ही टैलेंट है, मांग मांग के लखपति बन जाते हैं। मुझे लगता है ना कि मुझे भी अभी यही धंधा करना पड़ेगा यार। 3 महीने हो गए, एक दिन का काम नहीं मिल रहा है। अरे बेबी तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना। टोनी तू तो क्यों है यहाँ पर? मैंने तो मना किया था ना। देख, प्यार करता हूं मैं तेरे से, हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती रहती है ना। एक ही शूटिंग में जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। आप वही हो ना अम्मी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे दोबारा नहीं मिलोगे। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं तुम्हारी मम्मी को सिर्फ पिक करने आया हूँ। और देख बेटा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तेरी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और तुझे भी ना। बहुत गंदा। अम्मी 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 निकालो ना इनको। टोनी मैंने मना किया था, जा यहाँ से। टोनी मैडम मेरी बच्ची को खोजिए, वो मिल नहीं रही है। वो मैं घर गई थी, घर पे कोई नहीं है, काव्या भी नहीं। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। मैडम वो देख नहीं सकती। मैडम अब बताइए क्या हुआ? सर मेरी बेटी है आलिया, वो देख नहीं सकती। मैं हेडरेसर हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट लगती है, तो मैं उसको घर पे छोड़ के गई थी काव्या के पास। काव्या मेरी फ्लैटमेट है। काव्या? हाँ जी। काव्या इसको संभाल लेना, मैं लेट हो रही हूँ, शूट पे निकलना है। आलिया मम्मी को माफ कर दो। मुझे आपसे बात नहीं करना है। आप जाओ। संभाल लेना। आलिया ब्रो रोते नहीं, चलो हम लोग ना छुपन छुपाई खेलेंगे। जब सुबह वापस आई तो काव्या और आलिया कोई घर पे नहीं था सर। काव्या फोन भी नहीं उठा रही है सर। तो क्या आलिया काव्या के साथ अक्सर रहती थी? हाँ सर, मैं काव्या को पैसे देती थी, नाइट शिफ्ट होती है मेरी, तो बेबी सिटिंग के लिए रात को कोई मिलता नहीं है, और काव्या को भी पैसों की जरूरत थी। तो तेरे प्रोड्यूसर का क्या हुआ कामरा का? वो कह रही थी ना ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। अरे नहीं दी, उसको ना एक्टिंग और ऑडिशन छोड़ के ना किसी और ही चीज में इंटरेस्ट था। बेड में रोल प्ले में डेजी से कह रहा था मुझे तभी रोल देगा अगर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। मना कर दिया मैंने। सही थी। वैसे भी इस बार ना मेरे पास रेंट तक देने के पैसे नहीं है। तो तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? राजे बिल्डर्स की बेटी है। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। वैसे आपके पास कोई काम हो तो बताना मुझे। मुझे एक नया हॉरर शो मिला है, मैं बात करके देखती हूँ। मैं क्या सोच रही थी, मेरी नाइट शिफ्ट होगी अब, तो तू आलिया का ख्याल रख ले।
उससे तेरी इनकम भी हो जाएगी थोड़ी सी, और दिन के टाइम पे तो ऑडिशन निपटा लियो। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो क्या आपको लगता है काव्या ऐसा कर सकती है? नहीं सर, काव्या आलिया से बहुत प्यार करती है, पर सर ये टोनी जरूर कर सकता है। श्रीगंज से आलिया का फोटो ले लो, सर्कुलेट कर लो, और एक काव्या की भी डिटेल्स ले लो, और एक काव्या और टोनी दोनों का नंबर ट्रैक पे डालो। टोनी कहाँ मिलेगा? ये ले। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। क्या आलिया किडनैप हो गई? फाइट मास्टर है ना तू, अब एक्टिंग मत कर, करियर खराब हो जाएगा तेरा। साहब, मैं आलिया को शादी के लिए मनवाने वाला था, उसे किडनैप करके मेरे को क्या मिलेगा? नाजिया मिलेगी तुझे। साहब, मैं नाजिया से सच्चा प्यार करता हूँ, उसे हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। और काव्या को? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तू आलिया से मिलने गया और काव्या ने तुझे मिलने ना दिया और इसलिए तूने काव्या को रास्ते से हटा दिया। काव्या साहब, उससे आज तक मैं मिला तक नहीं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वो नाजिया के साथ उसके घर में रहती है, अच्छी लड़की थी। हाँ, लेकिन नाजिया ने एक बार ये जरूर बताया था कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। पैसों के लिए तो नहीं उठाया ना दोनों लड़कियों? हेलो, तुम्हारी बेटी जो है ना काव्या, वो हमारे पास है। अगर वापस चाहिए ना तो आज रात को 12 बजे जॉगर्स पार्क के बाहर 50 लाख रुपए लेके आ जाओ, नहीं तो ये हल्का दो दूंगा ना, सारी किडनैपिंग पिछवाड़े से निकल जाएगी। रख फोन। काय झालं? काय नहीं, कोई फोन करके बोल रहा है काव्या को किडनैप किया है। क्या? अरे लेकिन ऐसे झूठ कैसे कोई बोल सकता है? फालतू में पैसा कमाने को काय नाही रे, तुझं काम कर जा। हे बघा सर, काव्या के फोटो किसी ने फ्रॉड में डाले, सोशल मीडिया के मैसेज में उसके बारे में पूरा बुरा लिखा है। कौन है? सुनील कामरा, तेरा बेटा लगा ये? मकान मालिक ने घर मुझे दिया था, ये कमरा मैंने काव्या को दिया था। आपने कभी काव्या के साथ पैसों के रिलेटेड कोई बात की थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह की? ऐसा भी हो सकता है कि काव्या ने आलिया को पैसों के लिए किडनैप किया? नहीं मैडम, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं। और रही बात काव्या की, तो वो बहुत काफी रईस खानदान से थी, माँ बाप से झगड़ कर वो आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए। आलिया को नुकसान सिर्फ वो टोनी पहुंचा सकता है। मेरी आलिया टोनी के पास ही थी ना? आलिया वहां पे नहीं है। हमने टोनी का घर बहुत अच्छी तरह से चेक किया। मुझे लगता है कि टोनी ने अगर वाकई आलिया को किडनैप किया तो कहीं और रखा होगा। ये टोनी का कोई और भी घर है या फिर कोई ऐसी जगह जहां वो अक्सर आया जाया करता था? याद नहीं है, पर टोनी बहुत सारे शूटिंग सेट्स और शूटिंग लोकेशन पे जाता था। हो सकता है किसी खाली सेट पे या किसी खाली लोकेशन। मैंने कैसे होगी मेरी आलिया? ये रुक, खाना नहीं खाएगी तो अक्कल आएगी। मेरी अम्मी छोड़ेगी नहीं सबको। ए सोना, सामान लेकर आ, इस महारानी को सड़क छप बनाना है। अब बोले क्या तू? तेरी अम्मी अगर मिल गई ना तो उसे भी सड़क छप बना दूंगी। अब लग रही है सड़क छाप। ए बंटी सोना, इसे काम सिखा और धंधे का उसूल भी। अरे वो डेजी ने काव्या को दिखा दिखा कर मुझसे पैसे लिए और फिर
दोनों के फोन बंद, दोनों गायब। फोन नंबर दो उनका। सर ये है डेजी का नंबर, ट्रेसिंग पे डाल दो। और कामरा साहब, लड़की बेचना खरीदना कानूनी अपराध है, आपको पता है ना? फिर भी अब ये सब कुछ कर रहे थे। एक अच्छे समाज के मेंबर है वो, ऐसा काम करोगे तो धोखा ही मिलेगा आपको। सर उन दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया, उसका कुछ नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये डेजी और काव्या दोनों मिले हुए और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। सर प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ना मत। हम हमारा काम जरूर करेंगे, आप अच्छा काम करो। क्यों मनसुख भाई, है ना लड़की खरा सोना? अरे ये तो हीरा है, हीरा। देखिए मनसुख भाई, लड़की बड़े घर की है, अब किसी चिंदी को दिखा के मेरा कोई फायदा तो था नहीं। आप रईस है इसलिए आपको दिखाया है। वैसे लड़की सब कुछ कर लेगी, बस आपको इसे फिल्म का लालच देना होगा। लालच क्या, इसके लिए तो एक दो फिल्म में वैसे ही बना देंगे। बस तमन्ना थी कि गर्लफ्रेंड हो, और आपकी वजह से वो सपना साकार हो रहा है। तो लाइए मेरा तोहफा। मेरा तोहफा बस इतना ध्यान रहे, बीवी गर्लफ्रेंड तक ना पहुंचे। पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड रखना, गले की हड्डी मत बनने देना, समझे? चलती सर इतनी ज्यादा शक्कर? अरे तृप्ति, ये शिरके और इसके भाभी की वजह से मैं 4 चम्मच से 2 चम्मच पे आया था। दिमाग चलना बंद हो गया मेरा। बात ध्यान रखो शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाहे दिमाग की बत्ती जलाए, समझे? और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा। लड़की कहाँ है? और टोनी? सर वो टोनी को तो मैंने लॉकअप में रखा हुआ है, उसकी फोन लोकेशन भी चेक की। उसका फोन सारी रात नाजिया के घर के आसपास ही एक्टिव था। नाजिया घर के पास क्या कर रहा था? सर कह रहा था कि दारू पी के नाजिया का वेट कर रहा है। उसके बाद उसे शूटिंग के लिए कॉल आया तो वहां से चला गया। रात को शूटिंग, इसको कॉल आया, इसका नशा उतर गया। इसको तो बाद में देख लूंगा मैं। काव्या के रूम में कुछ मिला? नहीं सर, पर सर नाजिया बता रही थी कि काव्या किसी अमीर बाप की बेटी है और यहाँ फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए आई है। सर बहुत ही सिंपल लड़की है, कोई बुरी आदत नहीं है, सिर्फ डांसिंग और एक्टिंग का शौक है। 1 महीने पहले डेजी नाम की लड़की से मिली थी, तब से काफी खुश थी। लेकिन सर 8 अगस्त की सुबह से काव्या का फोन बंद हो गया, उसी के एरिया में। सर वैसे मैंने नाजिया और काव्या के बैंक स्टेटमेंट भी चेक किए हैं, कुछ खास पैसा नहीं है दोनों के अकाउंट में। इसका मतलब काव्या आलिया को किडनैप नहीं कर सकती, वो भी पैसों के लिए। चलिए मुझे लगता है ये काव्या और डेजी, इनका कुछ फ्रॉड गेम चल रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के फ्रॉड गेम में इन्होंने आलिया को भी इन्वॉल्व कर लिया हो? तुम्हारा दिमाग चल रहा है सर बादाम। अच्छा, तो अभी आगे क्या करने वाले? सर डेजी, आलिया और काव्या, इन तीनों का फोटो सर्कुलेट कराते हैं। जरूर इन तीनों को किसी ने देखा होगा। तो करो। जिन्होंने तुझे यहाँ रखा है ना, वो हम जैसे दयालु नहीं है। मैं तुझे खाना दूंगी, पानी दूंगी, उस लड़की से भी मिलाऊंगी। बस पहले तो अपने बाप को फोन लगा ले। वो मेरा बाप नहीं है। मैं फोन लगाती हूँ, फोन लगा, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, हाथ खोल इसका। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। ले, उसके बेटी का नाम मुझसे मिलता है, इसीलिए मैंने सबको कहा ना कि मैं उसकी बेटी हूँ। अरे इस ससुरी ऐसे नहीं मानेगी, और ना इसका बाप। इसको हम मंगा के रहेंगे, रुको। साहब डेजी का पता चल चुका है, एड्रेस मैसेज कर दे। देख कैसे मांगेगी? साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब, तब बहुत भूख लगी है। ठीक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने तो खाना खाया है ना। ज्यादा भूखट मत कर, एक खींच के दूंगा। पकड़ या भीख मांग। ज्यादा बन रहा है क्या तू? गुड्डू तुझे याद ही ना कैसे सिखाया था? जाने दे उसे, सीख जाएगी वो। चले चल तू, चल चलो। सर पहुंच जाऊंगी, टाइम से पहुंच जाऊंगी जी। मैडम इतनी भी क्या जल्दी है, चले? आलिया कहाँ है? आलिया? कौन आलिया? सर मैं किसी आलिया को नहीं जानती।
अहो, ये देखो, आपने मेरे लिए जो घड़ी ऑर्डर की थी वो अभी आई है। शायद मला खूप भीती वाटते। हेलो, अब अगर अकल ठिकाने आ गई हो ना तो जहां बोला था वहीं पैसे लेके आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बेटी का जो बॉडी पार्ट है ना वो एक एक करके इंस्टॉलमेंट में भेजेंगे। हे सगळं काय होतंय? हमारी काव्य तो यूके गई है ना वेकेशन के लिए, तो ये सब बस तू चिंता काय को कर रही है? मैं हूं ना। ये बंदा जो कोई भी है वो हमें येड़ा बना रहा है। अब देखो मैं कैसे उसे पेड़ा खिलाता हूं। सर मैं कोई इलीगल काम नहीं करती। कामरा को हीरोइन चाहिए थी और मैं काव्या की मैनेजर हूँ, इसीलिए मैंने काव्या को कामरा से मिलवाया था। उसे बेडरूम एक्शन चाहिए था और मैं अपनी हीरोइनों से ये सब काम नहीं करवाती। अरे सॉलिसिटिंग, हाँ ये गलत काम है, पता है ना आपको? आपने इनसे पैसे लिए, मनसुख से पैसे लिए, बाकी बहुत सारे मर्दों से पैसे लिए। सर ये शादीशुदा मिडिल एज बेहुदा इंसान से इन्होंने आपसे कहा और आपने इनकी बात मान ली। सर मुझे तो लगता था आप लोग समझदार है। सर ये पैसे वाले लोग अपनी बीवी के सगे नहीं है तो आपके होंगे। जेवढं विचारलं ना तेवढंच बोलायचं, समझलं ना? तुमने और काव्या ने मिलकर सब कुछ किया नहीं उस लड़की के साथ? मैं नहीं जानती कि आलिया कौन है। सर मैं तो खुद परेशान हूँ काव्या को लेके। मुझे से एक प्रोड्यूसर से मिलवाना है, उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हारा मोबाइल दो, तुम भी चेक करो। सर ये गलत बात है। सर क्या गलत है क्या सही है हमको मत बताओ। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो क्यों आप मेरा और अपना टाइम खोटी कर रहे हैं? मैडम आपका सारा काला चिट्ठा निकाल रखा है हमने। सर पहली बात तो आप तमीज से बात कीजिए। मैं अगर इस शहर की एक अच्छी सिटीजन हूं उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे साथ कुछ भी हरकत करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। कुछ भी? एक बच्ची गायब हुई है और हमें पता है तेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसके साथ। सर मैंने आप... अरे रुको, अंदर किधर जा रहे हो? रुको रुको। आ गया मेरा शेर लाया। सर आपको मुझसे बात करने से पहले इनसे बात करनी होगी। करनी है? नहीं? ठीक है। फोन। थैंक यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। बाय। चलो बघतो तुला नंतर। बैग रख गया, देखते हैं अभी कब आते हैं। नए हलकट मानुस आए ये लोग, किसी को भी किसी की बेटी बना के रोती वसूल रहे। अपने जमाने में क्रिमिनल के भी दिन धर्म हुआ करते थे। आज फिर से कॉलेज के टाइम जैसा मजा। ढूंढतेंगे इन साले क्रिमिनल्स को, छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट। हाँ बोल। दादा स्कूटी आई, 2 आदमी चढ़े हैं उसको। यार चलो चलो ये मोहन राजा धमकी देता है। बच्ची और काव्य जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना ऊपर वाले। ए लड़की, 1 रुपया नहीं कमाया। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मैं भीख नहीं मांग
जाएगी तू? अरे जाने दो अम्मी, 1-2 हफ्ते में सीख जाएगी। इसे देखकर 1-2 हफ्ते में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। कानून के हाथ जितने लंबे होते हैं कई बार उतने बंधे हुए भी होते हैं, और इसी कारण डेजी जैसे लोग कानून का फायदा उठाते हैं। सबूतों के अभाव की वजह से गलत करके भी वे साफ बच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मोहन राजे जैसे लोग हैं जो पुलिस के पास जाने की जगह खुद के कानून बनाकर फैसले करने लगते हैं, बिना जाने समझे कि इसका नतीजा क्या होगा। उन्हें नहीं पता था कि एक मां के लिए अपनी बेटी को खोने का दर्द क्या होता है, और ना ही उन्हें काव्या के टॉर्चर के बारे में सोचने की समझ थी। अगर मोहन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता तो शायद काव्या और आलिया को जल्दी बचाया जा सकता था। मैडम 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 मैडम, अरे इसे क्या हो गया? मैडम अरे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? मैडम, क्या है? स्मिता, उठ गो, उठ, बस आराम, बस। अरे घाबरो नको, ये उंगलियां अपनी काव्या की नहीं है। मुझे पता है कि वो काव्या की उंगलियां नहीं है, लेकिन किसी और बच्चे की तो हो सकती है ना। आजकल इतने किडनैपिंग के न्यूज आते हैं न्यूज़पेपर में। ये देखिए आज का ही पेपर, ये दोनों बच्चियां किडनैप हुई है। कहीं इनकी तो उंगलियां नहीं है ये? हाँ सर, वो नाजिया का फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा था, लेकिन नाजिया को अभी तक रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आया है। श्रीका, मुझे नहीं लगता आलिया की किडनैपिंग पैसों के लिए की गई हो। ये टोनी, काव्या और डेजी, इनका कुछ पता चला? सर, हमने काव्या के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर, काव्या सबसे यह कहती थी कि वो काफी अमीर बाप की लड़की है। लोगों से कहती थी कि राजे बिल्डर्स की बेटी है। राजे बिल्डर्स की बेटी? तो इतने अमीर बाप की बेटी ऐसे धंधे क्यों करेगी? फोन में कुछ मिला? सर मैंने पता किया, टोनी के फोन में कोई सस्पिशियस कॉल या मैसेजेस नहीं मिले, और काव्या के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी मोस्टली सारे कॉल्स कास्टिंग वालों से और नाजिया को किए गए थे। लेकिन हाँ सर, काव्या का फोन 2-3 बार ऑन हुआ था। एक बार गोरेगांव में, दूसरी बार मीरा रोड में, और तीसरी बार बोरीवली में। कुछ तो मिला होगा? नहीं सर, हमने सभी जगह की बीट चौकी को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन किसी ने भी काव्या को नहीं देखा। और ये डेजी के फोन में मुझे सबसे ज्यादा शक इस डेजी पर है। सर 8 तारीख को डेजी लोनावला में थी मनसुख भाई के साथ। लोनावला? वहां के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और काव्या और डेजी दोनों की डिटेल्स वहां दे दो। मैं मोहन राजे और मेरी वाइफ स्मिता राजे, हमें ये पार्सल डिलीवर हुआ था। कर दे, ये उंगलियां फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, आपको जब पहला फोन आया यहाँ आ जाना चाहिए था। ओ, मला काय माहिती होतं? मेरी बेटी तो यूके में है, रोज वीडियो कॉल होता है। इसका मतलब ये उंगलियां आपकी बेटी की नहीं है? नहीं। इसका मतलब किसी और लड़की को टारगेट किया जा रहा है। आपका कहीं बाहर अफेयर वगैरह तो नहीं? काय बोलता तुम्ही? मेरे पति ऐसे नहीं है। ओ केलकर साहब, ये लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ये पार्सल कैसे आया आपके पास? वो डिलीवरी वाले थे ना, उन्होंने भेजा, बोला किसी ने भेजा है करके। एड्रेस दो उसका। नहीं, वो डिलीवरी वाले ने बताया कि पार्सल उसको रास्ते में दिया था। आपको कॉल जिस नंबर से आया था वो नंबर बताओ, चेक करो। सर इन्हें तो काव्या के नंबर से ही कॉल्स आ रहे हैं। ये देखिए, दोनों नंबर सेम है। हम चेक करते हैं, कुछ डिटेल्स मिलेंगे तो हम आपको फोन करेंगे। चल दे, इनका नंबर क्या? तो काव्या सबको बोलती थी ना कि वो अमीर बाप की बेटी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने काव्या को गलत फहमी में अमीर समझ के किडनैप कर लिया? अरे आलिया उसके साथ थी तो उसको भी गायब कर दिया। सिर के काम करो, ये काव्या ने किस किस को झूठ बोला था पता करो। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब नाजिया ने किया हो और अपनी बेटी आलिया को किडनैप करवा दिया हो, ताकि हमको उस पर शक ना हो। सकता है,
ये काव्या किडनैपिंग केस है। सारे प्रूफ और एविडेंस फिर से चेक करो और शीर के मुंबई का मैप लेके आओ। ठीक है सर। सेम नंबर है। बोला नहीं बोला। हेलो। अब क्या पूरा हाथ काट के भेजेंगे तब समझोगे क्या? माना कि बाप बेटी का लफड़ा चल रहा है, लेकिन मर जाएगी तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पहले गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। क्या हुआ? कट हो गया। क्या करूं? डर तो गया है, गड़बड़ नहीं करेगा। हेलो। हाँ, वो बैटरी चली गई थी। एड्रेस लिखो। तुम दोनों को पता था काव्या अमीर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको किडनैप करवाया, मारा या मरवाया पैसों के लिए? सर मैं अपनी खुद की बेटी के साथ क्यों कुछ ऐसा करूंगी? पुलिस की नजरों से बचने के लिए। साहब, इसमें अपन का कोई याद नहीं है। अपन इससे शादी करना चाहता था बस। और सर काव्या ने बहुत सारे लोगों को बताया अपने अमीर होने के बारे में। हाँ, लेकिन उनमें से तुम दोनों हो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। बाकी तो सारे प्रोड्यूसर्स थे, उनको पैसे के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सर काव्या का फोन फिर से ऑन हुआ था। आलिया देख, अगर तू कमाएगी नहीं ना तो सलमा हम सबको भूखा रखेगी, और गुड्डू बीमार है, वो उसे दवाई भी नहीं देगी। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी, चाहे जो भी हो जाए। सर काव्या का फोन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यहाँ बंद हुआ था। उसके बाद में यहाँ और उसके बाद में यहाँ लोकेशन ट्रैवल हो रहा है ताकि हमें फिक्स लोकेशन न मिले। और इनकी तीनों लोकेशन सबब के। यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ मैच होता है क्या देखो। सर 2 लड़कियां गायब हुई, पैदल तो नहीं चल रहा होगा ये। बड़े एरिया से कुछ कॉल है? नहीं सर। यहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 10 साल की बच्ची भेज दो, पूरा कभी। तुम लोग धंधे के टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बहुत बुखार है। इसने काम किया? नहीं, मैं काम नहीं करूंगी। काम नहीं करेगी तू? तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभलती। कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को, दवाई भी नहीं। आज तेरे वजह से मेरे भाई को दवा नहीं मिल रही, मेरी वजह से तुम सब लोग डरपोक हो। तुम सब यहाँ से भाग के नहीं जाते। बेटी तो आंखें नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ से भाग नहीं रहो ना, इसलिए वो तुम्हारी सलमान में तुम लोग पर ढोस जमा रही है। मुझे जाने दो ना, मत मारो मुझे। सर मैंने सभी जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और लोकेशन भी चेक की है। एक कॉमन फैक्टर है जो सभी जगह नजर आ रहा है। ये देखिए, ये स्कूटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। चेहरा नहीं दिख रहा, हेलमेट पहना है इसने। वैसे ये स्कूटर डेजी धवन के नाम रजिस्टर्ड है। लोन पे लिया था सर उसने, लेकिन उसने ईएमआई नहीं भरी, और जब बैंक वालों ने स्कूटर को उठाना चाहा तो उसने कह दिया कि स्कूटर चोरी हो गया। कंप्लेंट की थी? नहीं सर। डीजी को लेके आओ। काव्या ने इससे भी झूठ बोला था। सर, एक नए नंबर से फोन आया था पैसों के लिए, आज रात को पैसा देना है। हर क्रिमिनल एक गलती करता है, इसने भी कर दी। सर एड्रेस तो यही है, फोन फूली जोगी के नाम रजिस्टर्ड है। देखो, चेक करो। हाँ जी, क्या हुआ? ये नंबर आपका है? अरे हाँ, ये नंबर तो हमारा ही है। कछु इनाम मिला है का? हाँ, बहुत बड़ा इनाम है।
तो रखने के लिए जगह देख लिए तृप्ति। अरे 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 ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं? कच्चू बताएंगे और बात क्या है? एक सेकेंड मैडम। अरे नहीं पहले अरे सर घर काफी छोटा है, यहाँ पे किसी को रखना मुश्किल है। अच्छा भाभी जी बताइए, आपका फोन चोरी हुआ था? नहीं दूसरा कोई यूज कर रहा है उसको? नहीं नहीं, हम अपना फोन किसी को नहीं देते हैं, और जब हमारे पति घर पे नहीं होते हैं ना तो हम अपना दरवाजा हमेशा बंद रखते हैं। इस वक्त कहाँ है आपके पति? ये दोनों लड़कियों को जानती हैं आप? पता नहीं कहाँ जाते हैं, बताते भी नहीं हमको। हमको तो लगता है उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हे भगवान, इसके साथ तो चक्कर चला लिया इन्होंने। मैडम जितना पूछा गया उतना बताइए। हम नहीं जानते, मगर हाँ पर हमारा फोन खराब हो गया था तो वो बनवाने ले गए थे, और हमको कुछ नहीं पता है। आपके पति जो काम क्या करते हैं? डिलीवरी बॉय है। छठवे हुआ है। मुझे लगता है यही है वो, उसने मोहन राजू घर पे उंगलियां डिलीवर की। डिटेल्स निकालो, फोन ट्रैक पे डालो। सर शिरके मड एरिया में से जहां से हमें कॉल आया था, मुझे लगता है ये काव्या और आलिया दोनों उसी एरिया में होंगी। और काव्या की उंगली काटी गई थी ना? हाँ सर, मैंने काव्या के घर से मिले डीएनए से मैच किया, वो काव्या की उंगलियां हैं। और सर डॉक्टर्स का कहना है कि काव्या जब जिंदा थी तब वो उंगलियां काटी गई। तो शिरके उसके घाव भरने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ी होगी। चेक करो, मड एरिया के किसी मेडिकल में से दवाई खरीदी नहीं होगी। सर बस रुक, मैं आई रही हूँ। 2 मिनट बस आई रही हूँ। डेजी धवन, फाइनली हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है। तो यार ये पुलिस के पचड़े खत्म ही नहीं होते। 2 मिनट तेरे को कॉल बैक करती हूँ। क्या सबूत? ये बाइक, इसका लोन आपके नाम पे ही है ना? हाँ, मैंने इसके पैसे दिए थे। मतलब संतोष को वो स्कूटी मैंने ही खरीद के दी थी। क्यों? कौन संतोष? मेरा कैब ड्राइवर है, मैं उसी के साथ आती जाती रहती हूँ। उसी की कैब में बाहर खड़ा है। सर हमने चेक किया, संतोष अपनी वाइफ के साथ मलाड में रहता है, उसका मर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। और सर वो मेडिकल का पूरा सामान मठ से ही खरीदा गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस एरिया में केवल एक ही मेडिकल स्टोर है, और वो एरिया काफी बड़ा है, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। और सर मैंने देखा उस दिन संतोष की कैब काव्या के घर के एरिया में ही थी, जिस दिन काव्या गायब हुई थी, 8 अगस्त की सुबह। देखो, 2 लड़कियों की जान खतरे में। संतोष तुम्हारा ड्राइवर था और काव्या तुम्हारी दोस्त। तुम्हारा या संतोष का मन में कोई कनेक्शन है? देखिए सर, मैं लफड़े करके पैसे नहीं कमाता, लेकिन हाँ मेरे पास एक मड कनेक्शन है। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे ड्रॉप करने होंगे। मंजूर है तो बताइए। सुन, मैं 1 केस ड्रॉप कर सकता हूँ, काम रहा था, पर फालतू में सुनो। वैसे सर, संतोष की बीवी मड पे एक बंगले में काम करती है। उसका जो मालिक है वो सिंगापुर में रहता है, साल में एक बार आता है दिवाली पे। शिरके, एम्बुलेंस बुलाओ, चेक करो। काव्या, आलिया कहाँ है? आलिया दूसरे रूम में। दूसरे कमरे में। चलो लेके चलो। ठीक हो सर, पूरा घर खाली है, आलिया कहीं नहीं मिली। क्या करोगे उसको जिंदा रख के? मार के फंसना है क्या भाई? फंसना बसना कुछ नहीं, बहुत हो गया। उस चक्कर में तो इन सबके पीछे तुम मास्टरमाइंड थे? साहब, मैंने काव्या को बोलते हुए सुना था कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो क्या हुआ अगर माँ बाप से झगड़ा करके यहाँ पे आई हूँ? तो मैंने अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर उसको किडनैप करने का प्लान बनाया। वो
छोटी बच्ची को तो हम जानते भी नहीं थे। किडनैप कैसे किया? साहब उस रात डेजी मैडम दारू के नशे में टून थी एकदम, और मैं काव्या के घर चला गया। अरे संतोष, तुम इतनी सुबह सुबह? मैडम डेजी मैडम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? प्लीज आप जल्दी चलिए मेरे साथ। मैं चल रही हूँ, एक मिनट। हाँ चलो चलो। ये बच्ची? अब इसको कहाँ छोड़ो, तुम चलो ना। रास्ते में मनोज और साहब वो बंगला खाली था तो इसलिए हम वहाँ उन दोनों को रख दिए। ये हमारा दूर का भाई है, जल्दी पैसा कमाना था, गाँव वापस चले जाएंगे हम लोग, वहाँ खेती बाड़ी कर। आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है? साहब बहुत परेशान कर रही थी, बेच दिया। ऐसी लड़की को मैंने नहीं देखा। मेरी बच्ची है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची है, प्लीज बता दो। वो नहीं बोलना चाह रहे, प्लीज बता दो। लाचार नासुर थी वो, नासुर। सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे। बता बता कहाँ है बच्ची, बता। वो भाग गई, वो झूठ बोलती है। पुलिस वालों का यही काम है ना, हम कमजोर लोगों पर हाथ उठाना। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, 10 साल पहले मेरी बच्ची खो गई थी, तब तो कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। तब कहाँ थे तुम लोग? अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सारे बच्चों को खा जाऊंगी मैं। मैंने भी अपनी बच्ची को अकेले पाला है, पर अपनी बच्ची के खोने पर मैंने अपनी इंसानियत नहीं खोई। इन सारे बच्चों को अपने माँ बाप से अलग रख रही है तू। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। संभालिए। सब बच्चों को लेके चलो, एनजीओ को बुलाओ। चलो चलो चलो, तुम लेके जाओ इसको। शिरकी, पूरा एरिया छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर, ये देखो, लगता है इसे अभी खोद के फिर से भरा गया। गड्ढा खोदने वाले को बुलाओ। सर सलमा, हमें आलिया की लाश मिली है, आप लंबा जेल जाओगी। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, उसे बंटी ने मारा है। मैं तो उस बच्ची की जान बचा रही थी। नलायक, मैंने कहा था ना गुस्से पे काबू रख, अब सड़ेगा जेल में। शिरकी, आलिया को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन ये सोनू और गुड्डू का ध्यान रखना होगा। सर मैंने एनजीओ वालों से बात कर ली है और पर्सनली उन्हें जानता भी हूँ, काफी अच्छे लोग हैं सर, बच्चों का ध्यान रखेंगे। सर, आलिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पत्थर से सर कुचलकर मारा गया। मैंने ही मारा है उसे। कैसे? वो भाग रही थी ना। तुमको काटा था उसने? नहीं सर। लेकिन इतने डिटेल में तो जो खून कर सकता है वही बता सकता है ना शिरकी। हाँ, तुम्हारे स्किन के और ब्लड के ट्रेसेस मिले उसके दांत में। झूठ बोलती है। हाँ, तो बच्चों से क्राइम करवाती है, हाँ, भीख मंगवाती है और फिर उन्हें मर्डर के इल्जाम में फंसाती है। तुमने क्यों कबूल किया? सलमा अम्मी ने कहा अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो सोनू और गुड्डू को मारेगी नहीं। सब मैं जेल चली जाती तो बच्चों का ख्याल कौन रखता। और मैंने सोचा कि बंटी तो अभी 17 साल और 3 महीने का ही है, उससे ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने की जेल होगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे अच्छा कि 7-8 महीने बंटी के बर्बाद कर दो। कैसी औरत है ये शिरके? इसके चार्जशीट में मिसयूज ऑफ जुवेनाइल लॉ भी ऐड कर दो। वो बेचारा बंटी अनजान बच्चों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हुआ था और तुम सड़ो जेल में। सलमा, बिंदिया, मनोज, डेजी सब कहीं ना कहीं अपनी लालच की गिरफ्त में थे।
और अपने इसी लालच के राक्षस को उन्होंने अपने ऊपर हावी होने दिया। किसी जिंदा इंसान के शरीर के हिस्से को काट काट कर बेचना ताकि थोड़े से पैसे मिल सके, ऐसी विकृत मानसिकता किसी सामान्य इंसान की तो हो ही नहीं सकती। वहीं सलमा खुद एक मां होकर एक बच्चे की जान लेने से नहीं चुकी और उसके बाद उसने जुवेनाइल लॉ का दुरुपयोग करके बंटी को मर्डर के आरोप में फंसाना चाहा, पर फॉरेंसिक साइंस और पुलिस की वजह से सही मुजरिम पकड़ लिए गए। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हमें भी जागरूक नागरिक बनना होगा और पुलिस का सहयोग करना होगा ताकि हम आलिया और काव्या जैसी मासूम बच्चियों को समय रहते बचा सकें। और इसी के साथ मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। हेलो रिया, बेटा निधि को निकले में 2 घंटे हो गए लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। देखो वो फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। अगर तुमसे उसकी कोई बात हो ना तो प्लीज मेरी बात करवा देना। निधि, कहाँ थी तू? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। तुझे पता मैं कितना डर गई थी और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? माँ, मैं ड्राइव कर रही थी। अरे ड्राइव कर रही थी तो क्या हुआ, एक बार फोन तो देख सकती है ना। माँ, तुम इतना डरती क्यों? एक काम करो, तुम ना योगा किया करो। देख निधि, ये बात में मजाक में थी। हेलो, कैसी हो मेरी जान? कौन बोल रहा है? 11 जून 2001 की रात याद है ना? मैं लौट आया हूं, जल्दी ही मिलूंगा तुमसे मेरी जान। क्या हुआ मम्मा? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति अपने बीते हुए समय को बदल नहीं सकता। याद रखिए, हमारा अतीत हमारे साथ परछाई की तरह चलता है। हम लाख कोशिश कर लें मगर हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, उसे झुठला नहीं सकते। वक्त का पहिया रीमा को भी उस मकाम पर ले आया था जहां उसका खौफनाक अतीत उसके सामने सुरसा की भांति मुंह खोले हुए खड़ा था और अतीत की यह दस्तक रीमा की जिंदगी पर कहर डालने वाली थी। बोलिए रीमा जी। रीमा जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, हम फिर किसी दिन बात कर सकते हैं। सर, मेरी माँ का रेप हुआ था 18 साल पहले। शिवाजी, आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी की बात मानी। अपने गुजरे भयानक अतीत का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती। रीमा जी, 18 साल पहले जो ये दर्दनाक घटना आपके साथ घटी, ये आप हमें डिटेल में बताइए प्लीज।
11 जून 2001 की रात थी। रीमा, रीमा, रीमा। आवाज नहीं। कौन है? चुप, नहीं तो तेरी देवी विधवा हो जाएगी। चल अबे लेट जा। बांध इसे। जरा कस के बांध, खोले नहीं। हिलना मत, अगर जरा भी हिला तो तेरी बीवी की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? बर्तन की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस घटना के 18 साल के बाद उस आदमी ने अचानक से कॉल किया आपको? जी। रीमा जी, जब ये घटना घटी आपके साथ, उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट तो की ही होगी? जी, प्रताप नगर थाना में करवाई थी। तब इंस्पेक्टर मुकेश राठौर इंचार्ज थे। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। सर, दोनों स्टेटमेंट अलग है? मतलब? या सर, ये रीमा का रीसेंट स्टेटमेंट है जो उसने हमें दिया है, और ये 2001 का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में उसने अलग अलग कहानी सुनाई है। रेप की तारीख से लेकर हर इंसिडेंट एकदम अलग है सर। मानो दोनों केसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। और रेप के कुछ दिन के बाद, यानी कि 17 जून 2001 को उसने प्रताप नगर थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवाई अपने पति राजेश चौहान के साथ। बोलिए रीमा जी, डरिए मत। मेरा रेप हुआ है। वो जबरदस्ती घर में घुस गया था। कौन था वो? कब हुआ है? 13 जून। पूरी बात बताइए रीमा जी। तब आप क्या कर रही थी? आपके पति कहाँ थे? इनकी नाइट ड्यूटी थी। करीबन 10 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी जब रीमा, आप घर कब लौटे? करीब 1:30 बजे जब मैं घर आया तो मिनट। रेप 13 जून को हुआ और आप लोग रिपोर्ट लिखवाने आ गए? बहुत डर गई थी। गलती रीमा की नहीं है सर। हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पर रेपिस्ट से ज्यादा रेप के विक्टिम को ताने सहने पड़ते हैं। ये 18 साल पुरानी बात है। माना इतने टाइम में आदमी काफी सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन रेप के वक्त रीमा का पति रीमा के साथ था या नहीं, ये वो कैसे भूल सकती है? सवाल ये उठता है मिश्रा कि 18 साल पहले जो रीमा ने स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, या अब जो हमें दिया है वो गलत है? हमें दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करने होंगे। सर, रीमा चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। रीमा को उस रात 11 बजे साउथ दिल्ली के लैंडलाइन से कॉल आया था। दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो वो आदमी कौन था जिसने कॉल किया था।
चेक करो। उसने यहाँ मेरे साथ अच्छा, आपने बताया कि उसने गमछे के टुकड़ों से बांधा था। वो टुकड़े कहाँ हैं? वो तो अपने साथ ले गया। शायद एक मिनट से यहाँ शायद ये रीमा के मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जिससे प्रूव हो सके कि रीमा का रेप हुआ है। क्या रेप के कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन हुआ इसलिए? मे बी, लेकिन एक कारण ये भी है कि रेप होने के बाद रीमा अपने पति राजेश के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पर जो मार्क्स मिले हैं वो एक पैशनेट सेक्स की वजह से भी हो सकते हैं। ये तो रीमा ने खुद ही अपना केस कमजोर कर लिया। एक बात और सर, रेप होने के बाद विक्टिम को अक्सर कलाई, जांघों पर छोटे मोटे घाव लगते हैं, लेकिन रीमा के केस में उसकी बॉडी पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं थी। इट्स स्ट्रेंज, क्या रीमा ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया होगा? सर आपको एक बात बतानी थी। क्या? रीमा का जहाँ रेप हुआ था उस जगह 11 जून को चोरी की 3 वारदातें हुई थी। रीमा की केस से कोई कनेक्शन लगता है? सर चोर की कदकाठी रीमा के रेपिस्ट से मेल खाती है और एक विटनेस का कहना है कि उस चोर ने गमछा भी पहन रखा था। चोरियां हुई 11 जून को और रेप हुआ 13 जून को। हो सकता है दोनों क्राइम एक ही आदमी ने किए हों। लेकिन सर जहाँ चोरी हुई वहाँ रेप की कोई वारदात नहीं हुई और जहाँ रेप हुआ यानी कि रीमा के घर वहाँ चोरी नहीं हुई। सर मुझे दोनों केसेस अलग अलग ही लग रहे हैं। सर 2001 में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस बात का शक था कि रीमा उनसे कुछ छुपा रही थी। उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठे थे। शनी अफेयर, तो क्या ये रेप का नाटक अफेयर को कवर करने की वजह से था? अगर ऐसा था तो फिर इतने सालों बाद वही नाटक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सर आप हम लोगों पर ही शक कर रहे हैं। मेरी बीवी के साथ गलत हुआ सर, और आप लोग। राजेश, मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूं, पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तुमने एफआईआर फाइल करने में देरी की। सर मैंने बताया था ना कि रीमा डरी हुई थी। वही नहीं, रीमा का रेप होने के बाद भी तुम और रीमा सेक्सुअली एक्टिव थे। ये कोई मामूली बात नहीं है राजेश। तब मुझे पता ही नहीं था कि रीमा के साथ में रेप हुआ है। क्या? उस रात जब मैं गमछे वाले आदमी के पीछे भागा, वो हाथ नहीं आया तो मैं भागकर घर वापस आया। मेरे को बहुत चिंता हो रही थी रीमा को लेकर। रीमा, रीमा, राजेश, राजेश, डरने की कोई बात नहीं। भाग गया वो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ठीक तो ना? तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। वरना रीमा को देखकर लगा ही नहीं कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। लेकिन कुछ दिन बाद, अरे रीमा जल्दी बाहर निकलो यार, लंच बॉक्स दे दो, लेट हो रहा हूं। क्या हुआ? नहीं बस वो थोड़ी सी कमजोरी है। झूठ मत बोलो, कल भी बोला था ना तुम्हें कि डॉक्टर को चलो। एक दिन और देख लेते, फिर पक्का चली जाऊंगी। इस पेन को इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को चलते तुम्हारे डॉक्टर मित्तल के। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बस तैयार रहना। डॉक्टर मित्तल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि रीमा के साथ मैंने घर आते ही सीधे सीधे रीमा से पूछ लिया। मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ दोगे। इतना भी भरोसा नहीं था मुझको। अरे भूल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है।
कमीने को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रीमा, हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ रीमा, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। अच्छा, ये गमछे वाला आदमी कौन हो सकता है? विपिन सोनी हो सकता है सर। वो और रीमा कॉलेज में एक साथ थे। 1 साल पहले उसकी इसी शहर में नौकरी लग गई। मुझे पता चला कि मेरी गैर हाजिरी में अक्सर पुरानी दोस्ती के नाम पर वो रीमा से मिलने आता है। जगन सर, पूजा दहिया रेप केस की फाइल निकालो। जी सर। सर मैंने पता किया है, राजेश की गैर हाजिरी में जो आदमी रीमा से मिलने आता था वो विपिन ही है। याद रखिए रीमा जी, पुलिस को गुमराह करना भी एक जुर्म है। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं समझाता हूँ। सालों पहले पूजा दहिया नाम की औरत का केस अखबारों की सुर्खियां बना था। आपने नाम जरूर सुना होगा। जी नाम तो सुना हुआ है। बिल्कुल आपसे मिलता जुलता केस है। आप ही की तरह उसके घर में भी मुंह पर गमछा बांधकर एक आदमी घुसाया था। आप ही की तरह उसके साथ जबरदस्ती की। कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। जब आपके पति राजेश ने विपिन को घर से भागते हुए देखा तो आप डर गई और आपने पूजा दहिया की कहानी को अपनी कहानी से जोड़ दिया। राजेश प्लीज समझाइए इन्हें। आप समझिए मिस रीमा चौहान, आपके पड़ोसी ने कंफर्म किया है कि आपका दोस्त आपसे मिलने अक्सर आपके घर आता था। आपके पति ने भी कंफर्म किया है कि उनकी गैर हाजिरी में आपका दोस्त विपिन अक्सर घर आता था। और इन्वेस्टिगेशन वहीं रोक दी गई। पुलिस ने रीमा को वार्निंग देकर केस क्लोज कर दिया। यानी विपिन सोनी से पुलिस ने बात की नहीं, जिसके साथ रीमा का अफेयर होने का शक था। जी, और अब तो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकेश जी रिटायर्ड हो चुके होंगे। हालांकि उनके घर का एड्रेस पता करने के लिए बोल दिया मैंने। कहानी एक ही है, लेकिन सब अपना अपना वर्जन सुना रहे हैं और अपने वर्जन में हर कोई सही होता है। रीमा से एक बार और मिलते हैं, देखते हैं इस बार क्या कहानी सुनाती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? शिवा जी हम बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते हैं। और आपकी कहानी में तो कई कहानी मिली हुई है। 18 साल पहले आपने कुछ और कहा था, आपके पति ने कुछ और कहा था, और अब आप हमें कुछ और कहानी सुना रही है। बेटा, शायद आपकी मदर आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है, सो प्लीज। निधि, रुक। 18 साल पहले मुझे बुरी बीवी माना गया था, जो अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसने अपनी रेप की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ अपने पति के कहने पे किया था। हमें पुलिस की नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, सब कुछ भूल जाओ। राजेश, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी इज्जत? यार तुम्हारी इज्जत से ज्यादा मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी मर्दानगी मायने रखती है। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, कुछ भी नहीं। रीमा, ये इंजरीज नॉर्मल नहीं है। बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ भी। रीमा, तुम कुछ छुपा रही हो ना? आप क्यों जिद कर रही हैं? रीमा के लिए यही सही है कि वो सब कुछ भूल कर। ये भूलने वाली बात नहीं है राजेश। रीमा के साथ जो हुआ है वो गुनाह हुआ है और गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है। तुम उसके पति हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मुझे कह दो, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ले जाऊंगा रीमा को पुलिस के पास। मजबूरी में राजेश को मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा, लेकिन वहां उसने मुझे पूरा सच नहीं बताने दिया। मेरा रेप हुआ ये सच है, लेकिन उस वक्त राजेश वहां नहीं था, ये झूठ।
चलो माना आपने अपने पति के कहने पर झूठी गवाही दी, लेकिन आपने रेप के तुरंत बाद अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। सेकंड, अगर सही वक्त पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता तो रेपिस्ट को पकड़ने में आसानी होती। वो फिजिकल रिलेशनशिप मेरी मर्जी से नहीं बनी थी, वो भी रेप ही था। शराब भी कराए? हाँ, आया हूं पी के। तो उस आदमी ने तो सिर्फ मेरे शरीर को दर्द दिया था, लेकिन राजेश। और जब आप डॉक्टर से मिली तो आपने डॉक्टर को अपना सारा सच बता दिया। कुछ सोचा नहीं था सर, बस जिसने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई उसके सामने दिल खोल के रख दिया। तो जो आपके पति ने दिखाया पुलिस ने उसी को सच मान लिया और आपका सच सामने नहीं आया। आता कैसे? पुलिस ने ना कभी डॉक्टर ना कभी विपिन से कोई बात की। विपिन कभी आपसे मिलने आया था? नहीं, विपिन को बहुत प्रेशर बन गया था, इसलिए वो शहर छोड़ के चला गया था। लेकिन आपके पड़ोसी ने तो उस वक्त बयान दिया था कि आपका रेप होने के बाद विपिन आपसे मिलने आया था। ये भी राजेश की चाल थी। विपिन अच्छा लड़का था, हंसमुख था। राजेश ने कहा था कि वो विपिन को मेरे पास भेजेगा ताकि मेरा मन बहल जाए, पर बाद में समझ आया ये सिर्फ राजेश का प्लान था ताकि सबकी नजरों में मैं झूठी बन जाऊं। और वही हुआ। एक रेप विक्टिम से ना सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मजबूर दिखे, दुखियारी दिखे। अगर वो थोड़ा सा हंस ले, नॉर्मल जीने की कोशिश करे तो पता नहीं क्या चुप जाता है लोगों को। पूजा दहिया को जानती हैं आप? पहले आप ही के इलाके में रहती थी। उसके घर में भी एक आदमी ठीक आप ही के घर की तरह चेहरे पर गमछा बांध के घुस गया था। जी, मैंने सुना तो था कि पूजा दहिया के केस में किसी को अरेस्ट किया गया। पूजा दहिया का केस स्टडी किया था तुमने? जी सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा दहिया और रीमा चौहान का केस आपस में कनेक्टेड है। तो क्या उस आदमी ने पूजा दहिया से भी कांटेक्ट किया होगा? इतने सालों के बाद वो अपनी विक्टिम को कॉल क्यों करेगा? यह केस पुलिस के सामने एक चुनौती बन के खड़ा था। वारदात एक थी, लेकिन कहानियां अलग अलग। क्या राजेश ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का जाल बुना था, या पीड़ित नजर आ रही रीमा सबकी नजरों में धूल झोंक रही थी? अगर यह खेल रीमा का रचाया हुआ था तो आखिर इसके पीछे उसका इरादा क्या था? और यह पूजा दहिया, ये कौन थी जिसका जिक्र छेड़ा गया था? क्या थी पूजा की कहानी? चुप, कोई आवाज नहीं। खाना तुम अंदर कैसे है? नहीं। चुपचाप रहना, कोई आवाज नहीं करना, यही बैठा रहे। मैं नहीं जानती कि वो कौन था। उसने अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था। उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े, या फिर अगर ऐसा कुछ जो आपको अलग लगा हो? अंकल, उस आदमी ने मुझे कुछ लिखने को दिया था। क्या लिखूं? 5वीं क्लास का टीचर मुझे जरा भी पसंद नहीं था। बात बात पर मुझे छड़ी से मारता था, मुर्गा बनाता, बहुत जलील करता था मुझे। रवि, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टीम बुलाओ। सुअर के बच्चों, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। ऐसा कहा था उसने बोलने के लिए मुझे। सुअर के बच्चों, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, ऐसे बोलना है। वो आदमी बोलते वक्त हक लाता था, खासकर चल बोलते वक्त। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इस पूजा दहिया का बैकग्राउंड खंगाला सर। पूजा की फैमिली में दूर दूर तक कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में नहीं था। शायद गुमराह करने के लिए लेटर लिखवाया गया हो। पहली टीम का भी यही मानना था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसने अपनी आप भी लिखवाई हो। शायद उसके बचपन में उसके साथ कोई भयंकर हादसा हुआ हो।
रेपिस्ट ने नकुल से और भी कुछ लिख पड़ा। ये देखिए। सबसे पहले पूरा घर सर्च करेंगे, दरवाजे देखेंगे, तेरी माँ का बयान लेंगे, तेरा बयान लेंगे, कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये जो कोई भी है पुलिस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानता है, एक एक चीज लिखवाई है। मतलब ये पुलिस वाला भी हो सकता है? शायद कोई ऐसा जिसका अपना पुलिस में हो या फिर रहा हो। सर रीमा के केस का ये मुकेश राठौर का एड्रेस मिल गया है। रिटायर होने के बाद वो यहीं जयपुर में सेटल्ड है। लाइमलाइट क्यों? तो क्या कह रही है तू? मैं नहीं, नेबर्स, रिलेटिव सब यही बोल रहे हैं। देख, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तू तो मुझ पर यकीन करती है ना। तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये पापा की डायरी है ना, इसमें भी यही लिखा है कि आप अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। लो पढ़ो। यदि तूने अपने पापा को ना सिर्फ फोटोज में देखा है, या फोटोज में लोगों की सोच, उनकी नीयत के बारे में कुछ पता नहीं चलता बेटा। अच्छा गिरा दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, उस कमीने का है। कितनी बार आपको बताऊंगी कि ये हमारा बच्चा है। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? अरे मुझे कुछ नहीं पता, गिरा दे ये बच्चा, हम दूसरा कर लेंगे। बहुत कोशिश की तेरे पापा ने मेरा अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन कोई डॉक्टर राजी नहीं हुआ। एक दिन तो तेरे पापा ने मुझे सीढ़ी से धक्का तक दे दिया था। लेकिन तेरी किस्मत में ना जीना लिखा था। मुझे लगा तेरी शक्ल देख देख कर ना अब राजेश के अंदर का बाप जाग जाएगा। एक दिन किसी ने मजाक में उनसे कह दिया कि तेरी शक्ल उनसे नहीं मिलती। बस उस दिन वो बिल्कुल टूट गए थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम खामोश हो गए थे। लेकिन तेरा चेहरा देखकर हमेशा रुक जाती। मैं ये सब कुछ ना बुरा सपना सोचकर भुला चुकी थी, लेकिन अब वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं ये सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि तू भी मुझ पर यकीन नहीं करती। रीमा चौहान वाला केस? हाँ याद है मुझे। इस मामले में हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने किया। यहां तक कि 2003 में अलग अलग पेट्रोलिंग टीम बनाई उस लोकेलिटी पर नजर रखने के लिए। और एक रात रुक रुक, गाड़ी पीछे ले। जी सर। रुक, कौन हुआ? क्या कर रहा है? रुक रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। रुक, इधर आ, पास में गमछा निकाल मुझसे। जगन, जल्दी से बैकअप टीम लेकर सोमवारी बाजार वाले एरिया में आ जाओ। चोर को मैंने पकड़ा। ही दूर से सही, पर आपने उसे देखा था? कोई ऐसी खास निशानी जो आपको याद हो? अंधेरा बहुत था, कुछ खास देख नहीं पाया। हाँ, जिस तरह से फुर्ती से उसने मुझ पर गोली चलाई, पक्का कोई ट्रेंड आदमी था। कोई पुलिस वाला? हाँ, शक तो मुझे भी था। मुझे लगा या तो कोई पुलिस वाला है या पुलिस वालों के साथ मेलजोल जरूर रहा होगा। जब हमारी सारी कोशिश फेल हो गई तो हमने जनता की मदद मांगी। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल पुलिस की आंख और कान बनना है। कोई भी बाहर का आदमी दिखे जिसका बर्ताव अजीब सा हो तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसके पास गन है। इंस्पेक्टर साहब, गन हो या तोप, एक फौजी किसी से नहीं डरता है। विकास जी, तैश में आकर कोई भी कदम मत उठाइएगा, फौरन पुलिस को सूचित कीजिएगा। जरूर।
लेकिन उसे जान से मारने के बाद। और आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए हर कोई सुरक्षित है। जगन, आसपास के लोगों से बात करो, कोई भी अजनबी जो कल यहां दिखा हो उसका स्केच बनवाओ। वो कमीना बचना नहीं चाहिए। हमने 3-4 स्केच बनवाए। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक स्केच हमारी खबरी अंगद से मिलता जुलता था। आपने अंगद को अरेस्ट किया? फौरन धर दबोचा। तलाशी लो उसके घर की। साहब, घर का कोना कोना छान मारो। साहब, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं साहब आप? साहब, ये घड़ी, ये ज्वेलरी, ये कंग कहां से है साहब तेरे पास? ये सब उन्हीं का है ना जिनका रेप हुआ है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं महीने में ठीक से 10 दिन भी घर पे नहीं रहता हूँ साहब, तो मुझे पता नहीं है सामान कहाँ से आया। तू ऐसे नहीं उगलेगा। ये चलो से थाने। तो फिर अंगद को आपने रीमा के केस से कनेक्ट क्यों कैसे करते? एक तो अंगद ने कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया, दूसरी रीमा तब तक अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी। हाँ, इस बात का सुकून है कि मेरे ट्रांसफर होने से पहले ये केस क्लोज हो गया। 18 साल के बाद उस आदमी ने फिर से रीमा से कांटेक्ट किया। क्या? यस। आपको क्या लगता है, क्या ये अंगद हो सकता है? अंगद कैसे हो सकता है? अंगद तो 2013 में जेल में मर गया, दिल का दौरा पड़ा था उसे। सर, अंगद को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। ये रीमा चौहान ये सब नाटक पब्लिसिटी के लिए कर रही है फॉर श्योर। कैसी पब्लिसिटी? क्या मिलेगा उसको पब्लिसिटी करके? एक बार को अपने बारे में ना सोची, पर कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचे। और वैसे भी ये तो कंफर्म है ना कि उस रात रीमा को कॉल आया था। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ये भी हो सकता है सर, कोई कॉपी कैट। चांसेस बहुत कम। चलो मान लेते हैं कि मुझे अभी भी फरार है। वक्त के साथ उसका काम करने का तरीका भी बदला, पहले चोरी, फिर रेप, उसके बाद मर्डर्स। जब रीमा का रेप हुआ तब उसकी उम्र होगी कोई 35-37, तो इस वक्त उसकी उम्र होनी चाहिए 52 से 55 के बीच। आप रोक रहे हो? गुंजन, माँ को चल के सब बताना, अभी डरना मत। आ गए तुम लोग खेलकर? आ जाओ, भूख लगी होगी है ना? बेटा, ये सूरज अंकल हैं। अब हम लोग के साथ ही रहेंगे। नमस्ते करो। बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। सर, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला निकला। ये तो सबसे पुराना केस 28 साल पहले का है। इतने अरसे में 51 ऐसे रेप केसेस मिले हैं जिनमें सेम मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 13 मर्डर केस में और 178 लूट केस में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब अंगद के जेल जाने के बाद भी केसेस होते रहे। एरिया कौन सा था? राजस्थान के अलग अलग शहरों के केसेस हैं सर। ये 1990 से 94 तक अलवर, 1994 से 97 जोधपुर, फिर 3 सालों तक उदयपुर और उसके बाद 2004 तक जयपुर। और इनमें से कहीं भी किसी भी जगह इस आदमी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। 2004 में 3 रेप विक्टिम से कल्प्रिट का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस डीएनए को अंगद के क्लोज रिलेटिव के डीएनए से मैच करके देखो।
बहुत गंदे हैं, मत खेला करो उनके साथ। तुम माँ को क्यों नहीं बताती हो? तुम मत बताओ, मैं माँ को खुद ही बता दूंगा। नहीं, माँ खुद अंकल के साथ ही गेम खेलती है। सर डीएनए सैंपल अंगद के भाई से मैच नहीं हुआ। बेचारा अंगद पूरी जिंदगी जेल में खत्म हो गई। एनीवे, डीएनए सैंपल है हमारे पास। एक काम करो, जितने भी मॉलेस्टर और रेपिस्ट हैं उनके डीएनए से मैच करो। ओके सर। हेलो, मेरी जान कैसी हो? बहुत दुख हुआ जानकर कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। बकवास बंद करो और हिम्मत है ना तो सामने हो। तुम कायर हो, कायर हो तुम। बोलोगे भी? क्या बोलना है तुम्हें? माँ वो अंकल। बड़े मजाकिया बच्चे हैं तुम्हारे। अच्छा बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, 7 बजे तक आऊंगी, तब तक अंकल के साथ रहना, इन्हें परेशान मत करना। सर डीएनए अलवर के कैदी से पार्टली मैच हो रहा है, लेकिन इसकी उम्र तो 30 साल है। फिर ये वो नहीं हो सकता। आई थिंक उस आदमी को ट्रेस करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। देखिए, डीएनए पार्टली मैच हो रहा है, यानी ये कैदी उस खूनी का रिश्तेदार हो सकता है। एक्चुअली हमें इस कैदी के मदर और फादर के सभी रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनानी होगी और सबका डीएनए मैच कराना होगा। लेकिन पुलिस हताश नहीं हुई, डटी रही और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डीएनए एनालिसिस के जरिए 2300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन अब भी मंजिल बहुत दूर थी। इन्हीं 2300 लोगों में एक वो अपराधी भी था जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 30 सालों से थी। करीब 1 साल गुजर गया, तब जाकर सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी की किरण दिखाई दी। सर, लोकेशन हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अब एक सस्पेक्ट है, और वो ये है। माय गॉड, ये वो 30 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इसको आइए धर लेते हैं। नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर तब बचेंगे साले को। नजर बना के रखो उस पर, कुछ भी हलचल हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। सर ओके, हमेशा। रिपोर्ट आ गई। अब सही वक्त है, आता है साले। सालों तक पुलिस की आंखों में बहुत धूल झोंकी है तूने। नाउ यू आर एन अरेस्ट, एक्स पुलिसमैन जगन शेखर। मेरे सौतेले बाप सूरज ने मेरा और मेरी बहन गुंजन का बचपन खराब कर दिया। रेप करता था वो हमारा। तेरे साथ गलत हुआ, इसे तो दूसरों के साथ भी गलत कर रहा था। बचपन में जो मेरे साथ हुआ, उस सदमे से उभरने के लिए मैंने छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर कुछ चीजें ले आता, फिर घरों में घुसकर सिक्के चुरा लाया। और ये काम मैंने पुलिस में आने के बाद भी चालू रखा। रेप करना कब से शुरू किया? 2000 से।
पूजा ने क्या बिगाड़ा था तेरा? गलती पूजा की नहीं, पूरी औरत जात की है। उसी साल दिल टूटा था मेरा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तभी से मुझे औरतों से नफरत होने लगी और उसके बाद मैंने एक के बाद एक औरतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। अंगद को क्यों फंसाया? मेरे सीनियर मुकेश जी की पेट्रोलिंग बहुत तेजी से चल रही थी। मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा अंगद को फंसाऊंगा तो पेट्रोलिंग थोड़ी ढीली हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा, और हुआ भी वही। इतने सालों के बाद रीमा को कॉल क्यों किया? मैंने नया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था और एक दिन उसी पर मुझे रीमा दिखी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसका टेलीफोन नंबर उसके पड़ोसी से ले लिया। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, क्योंकि कोई भी औरत मेरी आवाज सुनकर कांप उठे, ये ख्याल आते ही मुझे बहुत मजा आता है। सॉरी मॉम, मैं गलत थी। आपने मेरे लिए कितनी सैक्रिफाइस की और मैं बल्कि तूने मुझे हिम्मत दी है वापस लड़ने की। अपना जगन जैसे लोगों का खौफ है और नई सोसाइटी के तानों की फिक्र। अब देखना, मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना एकदम बेखौफ जीऊंगी। हमारे समाज में बलात्कार करने से ज्यादा उंगलियां पीड़िता पर उठती हैं कि लड़की ने क्या कपड़े पहने थे, क्यों रात को वो बाहर गई थी। ऐसे बेबुनियादी सवाल हमारा यही सो कॉल्ड सभ्य समाज उठाता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बलात्कार से अगर किसी का चरित्र कलंकित होता है तो वो सिर्फ बलात्कारी का। इस बुनियादी बात को क्यों आज 2021 में हमें बार बार दोहराना पड़ता है? ये कैसा सिस्टम है जहां एक बलात्कारी को तो आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन बलात्कार से पीड़ित औरत को सालों साल इंसाफ नहीं मिल पाता? ये चुभने वाले सवाल हमें खुद से और प्रशासन से भी करने होंगे। ये रीमा की हिम्मत ही थी जो वो सालों से अपने अंदर दफन खौफ को मिटाने में कामयाब हुई। रीमा ने जिस तरह समाज के तानों की परवाह किए बिना इंसाफ के लिए आवाज उठाई, वह वाकई अभिनंदनीय है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।